हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार, जो हमें इकोनॉमिक्स का +1 का टॉपिक कर रहे थे और उसको हम आगे कंटिन्यू आगे चलाते हैं। इसको देखो, हम जो टॉपिक कर रहे थे वो कर रहे थे आंकड़ों का संगठन करना या उसका वर्गीकरण करना। देखो, हमारा एक टॉपिक पूरा हो चुका था। हमने सबसे पहले तो उसके परीक्षा के बारे में पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक में हमने पढ़ा था वो पढ़ा था आंकड़ों के संग्रहण के बारे में पढ़ा था, यानी डाटा था उसके कलेक्शन के बारे में पढ़ा था। भी आंकड़े किस प्रकार संग्रह किए जाते हैं, किस प्रकार इकट्ठे किए जाते हैं, ताकि एक शुद्ध और सही आंकड़े हमें प्राप्त हो सके। यानी जिस उद्देश्य के लिए हमने जो आंकड़े इकट्ठे किए हैं वो हमारी समस्या जो उद्देश्य है वो पूरे हो जाए। ठीक है, तो अब हमने आंकड़ों का संग्रह तो किया है, फिर उसका वर्गीकरण हम कैसे करें, संगठन हम कैसे करें। इसके लिए मैंने आपको पिछली क्लास में 2 उदाहरण भी दिए थे। मैंने एक कबाड़िए का उदाहरण दिया था। जैसे कबाड़ वो लेके आता है, जब वो लेके आता है ना तब उसकी गाड़ी के अंदर सब कुछ उसी के अंदर लोहे का होता है, उसी के अंदर प्लास्टिक का होता है, उसी के अंदर गत्ता कागज़ जो भी अखबार होते हैं वो उसी के साथ होते हैं। अगर मान लो उसने जाते उसके पूरे ढेर को ऐसे डाल दिया, इकट्ठा डाल दिया उसके अंदर, और जब उसके पास कोई ग्राहक आता है भी मेरे को ये लोहे की चीज़ चाहिए जी, ये वस्तु चाहिए थी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पूरा ढेर खिंचाना पड़ेगा, तब जाके वो वस्तु मिल पाएगी। यानी कितना श्रम लगता है, कितना समय नष्ट होता है, यानी बहुत ज़्यादा श्रम लगने के बाद वो वस्तु निकालता है। अगर वो ऐसा नया करता, यानी उसने इकट्ठा तो कर लिया, बल्कि वो क्या करता, उसका बढ़िया तरीके से वर्गीकरण करता। अपने गोदाम में आकर लोहे के वस्तु लोहे के स्थान पर रखता, जो प्लास्टिक है वो प्लास्टिक को अलग रखता, अखबार है वो उसको अखबार को अलग स्थान पर रखता। अब मान लो उसके पास कोई ग्राहक आता है, कोई व्यक्ति आता है, उसको अखबार चाहिए, तो वो सीधा यहाँ जाएगा, यहाँ से ले आएगा। यानी सिर्फ और सिर्फ बहुत कम समय में, यानी उसको इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, इतना श्रम भी नहीं लगता, और कम समय में वो क्या कर सकता है, वस्तु दे सकता है। इसी प्रकार अगर उसको लोहे की कोई सामान लेने आता है तो वो लोहे को भी आराम से बढ़िया तरीके से निकाल सकता है। उसके बाद हमने एक उदाहरण ये भी किया था, मान लो घर के ऊपर घर में हमने किताबें जचा रखी है, राजनीति का अलग बना रखा है, अर्थशास्त्र का अलग बना रखा है, इतिहास का अलग बना रखा है। ऐसी स्थिति में अगर हमें कोई किताब को तलाश करनी है, मान लो इकोनॉमिक्स की किताब लेनी है हमें, तो इकोनॉमिक्स की किताब लेने के लिए अगर वो सारी किताबें इकट्ठी पड़ी हो, ऐसी झुंड में हो, ऐसी हमने एक अलमारी में टोटल किताबें इकट्ठी रख दी, अगर वहाँ से हम इकोनॉमिक्स की किताब निकालेंगे ना तो बहुत समय नष्ट होगा, क्योंकि क्या पता कहाँ पर पड़ी है। सभी किताबों को हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब जाके हमें इकोनॉमिक्स की किताब मिलेगी। अगर हमने घर पर क्या कर रखा है, उसका वर्गीकरण कर रखा है। मान लेते हैं हमने कुछ बॉक्स बना रखे हैं, इसके अंदर हमने इको की लिख रखी है, इसके अंदर पोल साइंस की रख रखी है हमने, इसके अंदर अपनी हिस्ट्री इतिहास की रख रखी है। अब यदि आपसे ये कहा जाए +1 इकोनॉमिक्स की आप बुक निकालो जी, तो आप सीधे जाओगे, यहाँ से बुक निकालोगे, ले आओगे, कितने कम समय में। इसका कारण क्या है, इसका कारण है भी आपने जो संगठन जो वर्गीकरण किया है वो बढ़िया तरीके से किया है। इसी प्रकार मैंने आपको एक किचन का उदाहरण दिया था। ऐसे अपने जो घर पर माता होते हैं वो हर सामान को किचन में उनको पता होता है कौन सा कहाँ रखा होता है, उनका अलग अलग सामान रखा होता है, और हम सामान लेने जाते हैं ना, वो अंदर नहीं होते तो भी हमें बता देते हैं वो वहाँ पर उस जगह पर पड़ा है, वहाँ से वो डब्बा उठा लो। हमें नहीं मिलता, उनको मिल जाता है, क्योंकि उनका बढ़िया तरीके से अलग अलग उनको पता होता है वो सामान कहाँ पर पड़ा है। ये तो होगा एक और पोल साइंस हिस्ट्री के अंदर हमारे कुछ उदाहरण। अब हम वर्गीकरण करते हैं। देखो, आंकड़े होते हैं ना, आंकड़े होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं परिष्कृत और एक होते हैं अपरिष्कृत। आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं परिष्कृत और एक होते हैं अपरिष्कृत। अब ये होते क्या है, इसको ध्यान से सुनो। आपने ये जो 2-3 एग्जाम्पल हमने किए हैं, हमने पहले वीडियो में किए थे और अब भी कर रहे हैं, उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम इस परिष्कृत और अपरिष्कृत आंकड़ों को स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहले उस एग्जाम्पल को यहाँ रखते हैं, फिर इसका अर्थ याद करते हैं। देखो, मैंने कहा था कबाड़िया आया और उसने क्या कर दिया, पूरे ढेर में अपनी वस्तु को डाल दिया। ठीक है, एक आया, उसने क्या किया, लोहे का सामान अलग, प्लास्टिक का अलग, ऐसे करके डाल दिया। ठीक है, जो ये सामान इकट्ठा पड़ा है ये तो है अपरिष्कृत आंकड़े, यानी अभी तक उसको शुद्ध रूप नहीं दिया गया, उसको परिष्कृत नहीं किया गया।
और जो इनको अलग रूप से वर्गीकरण कर दिया गया इसे बोलते हैं परिष्कृत आंकड़े। ठीक है, जब उसको वर्गों में डालकर बढ़िया तरीके से सिस्टम से उसको रख दिया गया वो तो है परिष्कृत आंकड़े। और जब उनका वर्गीकरण नहीं किया गया अभी तक, वो इकट्ठा एक ढेर के रूप में पड़ा है, वो होता है अपरिष्कृत आंकड़े। ढेर में पड़ा है वो अपरिष्कृत है, और जब उसको शुद्ध कर दिया गया है, उसको अलग अलग रूप से उसको रख दिया गया है, वो होते हैं परिष्कृत आंकड़े। अब बात करते हैं हम जनसंख्या के आधार पर। हम बात करते हैं जनसंख्या की। देखो जनसंख्या जनगणना होती है जो, वो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होती है। ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, जनगणना होती है और प्रत्येक 10 के वर्ष के बाद जनगणना की जाती है। जब जनगणना होती है, जो प्रगणक होते हैं वो क्या करते हैं, वो सभी से आंकड़े इकट्ठे करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति से जाकर मिलते हैं, सभी से मिलते हैं ना। जनगणना होती है जब वो आते हैं घर पर, हमसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, उसके कॉलम वो भरकर फिर इकट्ठे होकर लेके जाते हैं। जब उनके पास आंकड़े आते हैं, जब वो मिक्स आंकड़े आते हैं, जैसे स्वास्थ्य से संबंधित हो गए, चाहे शिक्षा से संबंधित हो गए, चाहे वो रोजगार से संबंधित हो गए, चाहे वो गरीबी से संबंधित हो गए, यानी ये सारे आंकड़े उनको इकट्ठे मिलते हैं। सारे आंकड़े उनको क्या मिलते हैं, इकट्ठे प्राप्त होते हैं। अगर इन आंकड़ों को इकट्ठे रूप में ये कहा जाए जी हमें तो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे पास एक समस्या आ गई और हमें एक आंकड़ा चाहिए। क्या आंकड़ा चाहिए भी, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के कितने, महिलाएं ऐसी कितनी है जो रोजगार करती है, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं इतनी कितनी है जो रोजगार करती है और कितनी महिलाएं जो बेरोजगार है, जो शिक्षित है। अब बताओ, अगर इन आंकड़ों से ये बातें हमें छांटनी पड़े ना तो बहुत समय लगता है। क्यों? क्योंकि ये अपरिष्कृत आंकड़े हैं, अभी तक ये इकट्ठे पड़े हैं, एक ढेर है, ये ढेर के रूप में पड़े हैं। अभी तक उनको वर्गीकरण नहीं किया गया, अलग अलग नहीं किया गया उसको, सिर्फ ये ढेर के रूप में एक जगह इकट्ठे पड़े हैं बस। तो इसके दौरान हमें बहुत ज़्यादा धन का भी हमारा वेस्ट होता है और समय भी क्या होता है हमारा नष्ट होता है, यानी बहुत ज़्यादा हमारा श्रम लगता है, तब जाके हम उस आंकड़े को प्राप्त करते हैं। और वो भी हो सकता है सही प्राप्त हो या गलत प्राप्त हो। ठीक है, तो क्या होता है, जब जनगणना हो गई उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसको अलग अलग वर्गों में डाला जाता है। अलग अलग वर्गों में, जैसे स्वास्थ्य वाले आंकड़े अलग होते हैं, शिक्षा वाले अलग कर देते हैं, रोजगार वाले अलग कर देते हैं। रोजगार में भी महिला और पुरुष को अलग कर देते हैं, महिला में कितने रोजगार है, पुरुषों में कितने रोजगार है, यानी इस प्रकार जब आंकड़ों को अलग अलग कर देते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आपको महिला का आंकड़ा पूछना हो तो आप झट से बता सकते हो जी, जो भी मान लो 40% है या 45, जो भी है, आप झट से बता सकते हो जी इतने प्रतिशत महिलाएं क्या है रोजगार प्राप्त करती है और 60% महिलाएं वो है जो बेरोजगार है, यानी उनको रोजगार नहीं मिला हुआ। तो ये कौन से आंकड़े हुए, ये परिष्कृत आंकड़े हुए। देखो हमने पहले तो एग्जाम्पल के द्वारा इनको समझ लिया भी परिष्कृत और अपरिष्कृत होता क्या है। अब इसका अर्थ बताने में बिल्कुल सिंपल, आपको टाइम नहीं लगेगा, आप आसानी से इसका मीनिंग बता सकते हो। तो क्या मीनिंग बता सकते हो आप, देखो देखो परिष्कृत आंकड़े वो होते हैं और अपरिष्कृत आंकड़े वो होते हैं, दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपरिष्कृत आंकड़े, यानी एक ढेर के रूप में होते हैं। आप बता सकते हो ढेर के रूप में होते हैं। आप कह सकते हो ये मिश्रित होते हैं। क्या होते हैं? मिश्रित होते हैं। इनको अभी तक अलग अलग नहीं किया गया है, ये मिक्स होता है, सारे इकट्ठे होते हैं। ठीक है, यह आंकड़े या इन आंकड़ों में कोई आंकड़ा प्राप्त करने में बहुत समय लगता है या बहुत ज़्यादा श्रम बल लगता है। वो कौन से आंकड़े होते हैं? अपरिष्कृत आंकड़े होते हैं। उसके बाद परिष्कृत आंकड़े, इसका बिल्कुल उल्टा कर दो, यह वर्गों में बांट दिए जाते हैं, वर्गों में बांट दिए जाते हैं। या आप कह सकते हो इनको अपनी गुण के अनुसार, इनको अपने गुण के अनुसार क्या किए जा सकते हैं? अलग अलग रखे जाते हैं, अलग अलग रखे जाते हैं।
है ना, अलग अलग रखते हैं गुण के अनुसार। जैसे रोजगार वाले अलग रख दिए, बेरोजगार वाले अलग कर दिए, महिला का अलग कर दिया, पुरुष का अलग कर दिया, बच्चों का अलग कर दिया, उनके स्वास्थ्य से संबंधित अलग कर दिए, शिक्षा महिला में, पुरुष में, बच्चों में, उनको अलग अलग कर दिया, ग्रामीण वाले अलग कर दिए, शहरी वाले अलग कर दिए। इसी प्रकार कबाड़िए ने क्या किया, प्लास्टिक का सामान अलग कर दिया, लोहे का सामान अलग कर दिया, लोहे में जो बारीक सामान है उसको अलग रख दिया, बड़े सामान को अलग रख दिया, प्लास्टिक का सामान अलग रख दिया, कागज़ है उनको एक गंठड़ी में या आप कह सकते हो एक रस्सी में बांध कर उसको अलग रख दिया, जो और गत्ते वगैरह हैं उसको अलग रख दिए। यानी कहने का मतलब वो प्रत्येक सामान को अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से उसका वर्ग बना के रख दिया। ठीक है, वो होते हैं परिष्कृत आंकड़े। तो इसमें समय भी कम लगता है, इसमें धन भी कम लगता है और श्रम बल भी कम लगता है, और आसानी से हम क्या कर सकते हैं, प्रत्येक चीज़ के आंकड़े को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था आपकी एनसीईआरटी बुक जो अब नया सिलेबस है उसके अंदर उदाहरण ज़्यादा है, जो भी समझा गया वो उदाहरण से समझा गया है। एक आपके बुक के अंदर उदाहरण दे रखा है, मान लेते हैं एक कक्षा में 30 छात्र हैं, 30 छात्र हैं, उनके गणित के अंदर जो अंक आए हुए हैं वो बताए गए, अभी गणित में कितने अंक आए हैं। अब मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 30 छात्र है, गणित में अंक है, अपने यहाँ पर छोटा ले लेते हैं ताकि आसानी रहे, इतना बोर्ड के अंदर ज़्यादा लिखना ना पड़े। ठीक है, और गणित में अंक का पूछा गया इसमें। और उसके बाद और भी हम बात करें तो इसके अंदर कह सकते हो आप जो मार्क्स है टोटल मार्क्स है वो मान लेते हैं 10 में से आए हैं। ठीक है, 10 में से मार्क्स में कितने अंक आए हैं, मैं ये लिख देता हूँ 0, 8, 5, 4, उसके बाद लिख दिया मैंने 6, 9, 3, 1, 2, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 छात्र पूरे हो गए। अब आपसे ये पूछे ऐसे कौन से छात्र हैं जिनके 0 अंक आए हैं, 3 अंक आए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगा। सभी को इसको देखा, इसको देखा, इसको देखा, इसको देखा, इसको फिर कहोगे जी हाँ 3 अंक इसके आए हैं, इसका मतलब सभी छात्रों को आपको देखना पड़ रहा है, फिर आपको आगे और देखना पड़ेगा, हो सकता है 3 किसी और छात्र का भी आया हो। लेकिन अगर आप उसको आरोही या अवरोही क्रम में रख देते हो, आरोही या अवरोही क्रम में रख देते हो, जैसे मैंने इसको रख दिया 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके मान लेते हैं 4 2 बार आया, उसके बाद 4, तो ये कितनी बार आया, 2 बार। उसके बाद कहते थे 5, ये हो गया, ये हो गया, उसके बाद मैं बोल देता हूँ जैसे 8, उसके बाद 9 और उसके बाद 10। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट हो। अब आपसे कोई पूछ ले, बताओ जी जो 10 छात्र है उनमें गणित में अंक सब ज़्यादा या 4 अंक कितने छात्रों के हैं, आप झट बता दोगे 2 छात्रों के 4 अंक आए हैं। आप बता दोगे 3 से कम वाले फेल होते हैं, तो आप बता दोगे जी इतने जने फेल हुए हैं। आप बता दोगे जी इतने नंबर के बटा में बटा आए हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये कब हुआ, जब आपने देखो ये जब मिक्स पढ़ा था एक ढेर के रूप में तब तो मुश्किल था, लेकिन जब इसको आपने क्रम दे दिया, इसे बोलते हैं हम आरोही क्रम। आरोही क्रम, आरोही क्रम वो होता है जो छोटे से बड़ा होता है, एक होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम वो होता है जो बड़े से छोटा होता है, पहले बड़ी संख्या लिखते हैं फिर छोटी संख्या लिखते हैं। ये 8वीं 9वीं 10वीं में कर चुके हो आप, छोटी क्लासों में चलता है आरोही अवरोही क्रम, तो तीसरी दूसरी क्लास से शुरू हो जाता है ये आरोही अवरोही क्रम कौन सा होता है। ठीक है, तो ये है, ये तो है अपरिष्कृत आंकड़े, क्योंकि ये ढेर के रूप में पढ़े हैं अपरिष्कृत आंकड़े, और आपके ये हैं परिष्कृत आंकड़े। समझ गए होंगे अपरिष्कृत और परिष्कृत आंकड़ों का क्या अर्थ है। उदाहरण आप कितने भी दे सकते हो, कबाड़िए वाले दे सकते हो, आप बुक्स का दे सकते हो, आप जो जनसंख्या जनगणना की थी उसका दे सकते हो, आप ये भी इसका उदाहरण दे सकते हो। ठीक है, अब हम इनका वर्गीकरण के बारे में आगे और पढ़ते हैं। देखो कई बार क्या होता है, इसको हम आगे वर्गों में भी डाल सकते हैं, वर्गीकरण भी, ये तो संगठन हो गया, इसका वर्गों में डाल सकते हैं। कैसे डाल सकते हैं, देखो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखता हूँ, फिर इसका हम वर्गों में डालेंगे।
जैसे मैंने संख्या लिखी 1 2 3 4 या 2 लिख दी 2 3 बार, 3 4 5 और 6 7 8। अब आपसे ये पूछा जाए ऐसे कौन से छात्र हैं जिनके 3 अंक आए हैं। देखो फिर आपको देखने पड़ेंगे 1 2 2 अंक आए हैं 1 2 3, तो क्यों ना उसको हम वर्गों में डाल दें ताकि देखने में आसानी रहे। कैसे? मैंने वर्ग बना दिया, मैंने ये वर्ग बना दिया भी ऐसे छात्र जो 0 से लेकर 3 अंक आए हैं वो कितने छात्र हैं। 0 से लेकर 3 अंक आए हैं वो कितने छात्र हैं? 1 2 3 4 5 और 6 छात्र हैं जिनको 0 से लेकर 3 अंक आए हैं जिनके। उसके बाद मैंने कह दिया भी 3 से लेकर 6 अंक आए हैं वो कितने छात्र हैं? 4 5 6 1 2 3 और 4 5 6 हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद मैंने कह दिया जो 7 से लेकर 3 से 6 7 से 9, सॉरी यहाँ पर अपने लिखते हैं 4 से 6 या 7 से 9। भी 7 से 9 के बीच में कितने अंक हैं, कितने छात्र हैं जिनके इतने अंक आए हैं। तो देखो 7 और 9 के बीच में एक ये हो गया 2 3, कितने 3। यानी ऐसा करने से आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि 0 से 3 के मध्य कितने छात्र हैं, उसके बाद 4 से 6 के मध्य कितने छात्र हैं और 7 से 9 के मध्य कितने छात्र हैं। यानी ऐसा करने से आप आसानी से क्या कर सकते हो, वो आंकड़ा दे सकते हो आसानी से। वो जो बात आपसे पूछी गई है, जो भी आपसे प्रश्न पूछा गया है उसका आप आसानी से जवाब दे सकते हो। इतना आपको समय भी नहीं लगता और इतना आपको धन का भी कह सकते हो, श्रम बल का भी आपको यूज नहीं करना पड़ता है। यानी श्रम बल कम से ही आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा आंकड़े ज़्यादा आंसर दे सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट आंकड़ों के बारे में पढ़ते हैं, क्या चीज़ होती है आंकड़े। देखो इसके अंदर, इस लेसन के अंदर सिर्फ और सिर्फ वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ना हमें, ठीक है। आंकड़ों का वर्गीकरण। अब मेरे को ये बताओ भी अपने यहाँ तक इतने एग्जाम्पल किए थे, इतने उदाहरण किए हैं हमने, कबाड़ी का उदाहरण किया था, हमने जनसंख्या का उदाहरण किया था। इन आंकड़ों, इन उदाहरण के द्वारा आपसे ये पूछा जाए कि वर्गीकरण का महत्व बताओ। देखो छोटा सा प्रश्न मैं मेरी तरफ से पूछ रहा हूँ आपसे, इसका महत्व, उसकी उपयोगिता बताओ आप। फिर वास्तव में वर्गीकरण करने से हमें कुछ उपयोगिता है, कुछ महत्व मिलता है? मिलता है बिल्कुल। अरे अभी तो पढ़ के आए हम। एक तो हमारी समय कम नष्ट होता है, एक धन के अंदर देखें तो उसमें भी कम लगता है, श्रम बल भी कम लगता है। तो वर्गीकरण का पहला महत्व क्या होता है? एक तो आंकड़ा है वो आसानी से यानी सरल तरीके से, सरलता से प्राप्त हो जाता है। यानी इस वर्गीकरण के द्वारा जिस आंकड़े की हमें आवश्यकता होती है, तो अन्य आंकड़ों को देखने की जरूरत नहीं है हमें। अन्य आंकड़ों को देखने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि हमें उसका वर्ग अलग ही मिलेगा, उसका वर्ग हमें अलग ही मिलेगा और अलग वर्ग से हम आसानी से वो आंकड़े क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब सरलता से हम उस आंकड़े को प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल सरल तरीके से, हमें बिल्कुल ही कष्ट नहीं होगा। जैसे मान लो जनसंख्या, मैंने कहा था जनगणना हुई थी और जनगणना में आपसे पूछा गया था बताओ जी महिला साक्षरता कितनी है, महिला साक्षरता कितनी है। जनगणना सिर्फ हुई है, उसको वर्गों में नहीं डाला। ऐसी स्थिति में आपको महिला साक्षरता प्राप्त करने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि वो एक ढेर के रूप में आंकड़े आपके पास पड़े हैं, अपरिष्कृत के रूप में पड़े हैं, ठीक है। यदि मैं कह दूं भी उसको परिष्कृत कर दिए गए आंकड़ों को, अब आपसे पूछा जाए महिला साक्षरता कितनी है, तो आप झट से इसको कहीं से न्यूज़पेपर से या किसी बुक से या जो इनकी जो क्रोनोलॉजी आती है उनसे आप आसानी से वो आंकड़ा प्राप्त करके मेरे को आंसर दे सकते हो, क्योंकि वो आंकड़ा अलग ही मिलेगा आपको, इसका वर्ग आपको अलग ही मिलेगा, अन्य वर्गों को आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब ढेर में पढ़ा हो ना, तो आपको सभी वर्गों को देखना पड़ेगा, तब जाके इसका आपको क्या लेना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा। उसके बाद और भी कह सकते हो श्रम बल की बचत होती है, इससे श्रम बल कम लगता है, श्रम बल की बचत होती है, इससे कम श्रम बल से हम ज़्यादा आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं। देखो मैंने अभी कहा था जब महिला साक्षरता में, जब टोटल जनसंख्या में जनगणना में देखते हैं तब तो बहुत श्रम बल लगता है,
हमें सब कुछ चलो आप ये देख लो, जब एक कबाड़ी के पास ढेर होता है उसमें कोई चीज़ निकालनी होती है तो बहुत श्रमबल लगता है, पूरे के पूरे ढेर को हमें खिलारा करना पड़ता है, तब जाके वो वस्तु मिलती है। लेकिन वही अगर उसको वर्गों में डालता है, लोहे वाला, प्लास्टिक वाला, जैसे हमने बात की थी गत्ते वाला, अगर ऐसी स्थिति में डालता है तो हमें कम श्रमबल में जाके वो सामान वहाँ से उठा लाते हैं, यानी पूरे का पूरा ढेर हमें खंगालना नहीं पड़ता, हम सीधा जाके वो सामान उठा लाते हैं और उस व्यक्ति को दे देते हैं। आप कह सकते हो श्रमबल की बचत होती है, आप कह सकते हो समय की बचत होती है, यानी कम समय में भी हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा कार्य कर सकते हैं। अगर हमें एक ही आंकड़ा चाहिए ना, उसके लिए अगर अपरिष्कृत आंकड़ा है हमारे पास तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी हमें वो एक आंकड़ा प्राप्त करने में। है तो छोटी सी समस्या, छोटा सा आंकड़ा है, लेकिन हमें सारे आंकड़ों को देखना पड़ता है, पूरी जितना भी वो ढेर पड़ा होता है उसको पूरे को चेक करना पड़ता है, तब जाके वो सामान हमें मिलता है। अगर वो परिष्कृत तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, समय की बचत करते हुए आसानी से उस आंकड़े को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करूँ मैं, इससे धन की भी बचत होती है। यानी इतना धन वेस्ट नहीं होता, इतना देखो श्रमबल नहीं लगता, मतलब धन भी नहीं लगता। अब मान लेते हैं कबाड़िया है, उसके बाद ढेर पड़ा है, अगर उसके बाद 3 ग्राहक आ गए ना तो पूरा दिन निकल जाएगा, पूरे दिन के अंदर वो उसको ढेर को खंगालता रहेगा। अगर उसका वर्गीकरण क्या हो तो वो डेली के 50 या 100 ग्राहक क्या कर सकता है, अटेंड कर सकता है और आसानी से वो वस्तु दे सकता है और अपने धन को बचा सकता है वो। नहीं तो उसको एक बंदा रखना पड़ेगा वहाँ पर, जब भी कोई ग्राहक आए और मैं कहूँ वो वस्तु निकालो तो आप वो ढेर को खंगालने लग जाना, और खंगालते हुए आप क्या करना, उस वस्तु को निकाल के लाओ, यानी एक बंदे को उसको अलग से पेमेंट देनी पड़ेगी, एक व्यक्ति को उसको अलग से पेमेंट देनी पड़ेगी, तब जाके वो क्या कर सकता है, अपने सामान का विक्रय कर सकता है। यदि उसने ऐसा वर्गीकरण कर रखा है तो उसको एक व्यक्ति की कम आवश्यकता पड़ेगी, यानी वो खुद ही वो उस वस्तु को वहाँ से उठा के ला सकता है, अपने ग्राहक को अटेंड कर सकता है। देखो कितने फ़ायदे हैं, सरलता से प्राप्त हो जाता है जो आंकड़ा होता है, श्रमबल की बचत होती है, समय की बचत होती है और धन की बचत होती है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो हमने इसका महत्व तो पढ़ा है भी, आंकड़ों का वर्गीकरण का महत्व क्या है, लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ समस्याएं भी पैदा होती है, कुछ ना कुछ इसकी सीमाएं भी हैं। आंकड़ों का जो वर्गीकरण कर रहे हैं ना उसकी कुछ सीमाएं भी हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, आंकड़ों का वर्गीकरण करते वक्त उसको अलग अलग वर्गों में डालते वक्त हमें ऐसा एक्सपीरियंस युक्त व्यक्ति चाहिए जो हर आंकड़े को जानता हो भी किसको कौन से कॉलम में रखना है। मान लेते हैं मैं एक अनपढ़ व्यक्ति हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता हो और मेरे को कह दे जी जाओ हिस्ट्री वाली बुक हिस्ट्री वाले कॉलम में रख दो, मैथ वाली बुक मैथ वाले कॉलम में रख दो, इको वाली बुक इको वाले कॉलम में रख दो, तो मैं कहाँ से रख दूँ, मेरे को पता ही नहीं होता कौन सी इको है, कौन सी इतिहास है, कौन सी राजनीति है, कौन सी अलग जो मैथ है वो है, इंग्लिश है, नहीं पता होता। तो ऐसी स्थिति में वो जो वर्गीकरण होता है ना वो मुश्किल हो जाता है करना। दूसरी बात, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनका वर्गों में डालना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब मैं आपको इससे संबंधित एक बात पहले रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि जो आंकड़े होते हैं ना वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं मात्रात्मक और एक होते हैं गुणात्मक। पहले इनके बारे में पढ़ते हैं फिर वो पढ़ेंगे। देखो मात्रात्मक वो होते हैं जिनको संख्या में व्यक्त किया जा सकता है, जिनको मात्रा में व्यक्त किया जा सकता है। संख्या में मैं कहता हूँ जी 10, 20, 5 कुछ भी कह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये संख्या में व्यक्त होता है। जैसे अपने बच्चों की उम्र की बात करते हैं, कितनी उम्र हम संख्या बता सकते हैं भी 11, 12, 10, 20 जो भी है संख्या व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कह दूं भी आप में गुण कितने का है, आपका स्वास्थ्य कितना अच्छा है, तो क्या हम उसको संख्या में व्यक्त कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि उसको संख्या व्यक्त नहीं करते बल्कि वो क्या होते हैं, गुणात्मक आंकड़े होते हैं। क्या होते हैं? गुणात्मक। इनको तो हम क्या कर सकते हैं, मात्रा में संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, उनको हम संख्या दे सकते हैं, 1 से लेकर 100 तक कोई भी संख्या दो आप,
मैं कहता हूँ जी हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, इसको संख्या व्यक्त कर सकते हैं। एक क्लास में बच्चे कितने हैं, उनको संख्या व्यक्त कर सकते हैं, 10 है, 20 है, 25 है, कितने बच्चे हैं। बच्चों की हाइट, लंबाई, लेंथ कितनी है, उसको भी संख्या व्यक्त किया जा सकता है। बच्चों के कितने मार्क्स आए, मैथ में कितने हैं, इतिहास में कितने हैं, उसको भी हम संख्या व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, ये वो आंकड़े होते हैं जिनको मात्रा में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे आप लिख सकते हो लंबाई, चौड़ाई कह सकते हो आप, मार्क्स कह सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद जो एज होती है उसकी उम्र की बात कर सकते हो आप। यानी इनको आप क्या कर सकते हो, संख्या में व्यक्त कर सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा आसानी रहती है, आसानी से बता सकते हो। जैसे आप मेरे से पूछे जी आपके इको में कितने नंबर आए, पोल साइंस में कितने नंबर आए, मैं उसको संख्या में व्यक्त कर सकता हूँ, आसानी से बता सकता हूँ कि मेरे इतने मार्क्स आए। लेकिन कुछ ऐसे आंकड़े होते हैं जिनको हम संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे हमारी राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीयता। अब मेरे में कितनी राष्ट्रीयता की भावना है, मैं कितना संख्या में थोड़ी कहूँ 10% है, 100% है, 80%, 90% है। ठीक है, या तो है या नहीं है। जैसे आप बात कर सकते हो जैसे स्वास्थ्य की। अब आपका मेरा स्वास्थ्य कितना अच्छा है, कितना बुरा है, तो हम संख्या में थोड़ी कर सकते हैं। या तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा है या हमारा स्वास्थ्य बुरा है। ठीक है, हम बात करें ईमानदारी की। आप में कितनी की ईमानदारी है, मेरे में कितनी की ईमानदारी है, क्या बता, हमको संख्या में व्यक्त थोड़ी। या तो ईमानदार है व्यक्ति या ईमानदार नहीं है। या तो वो ईमानदारी दिखाता है, ईमानदार है, या वो ईमानदार नहीं है। यानी संख्या में तो व्यक्त नहीं कर सकते। आप बात करो बेईमान की, या तो वो ईमान है या नहीं है, इसको भी संख्या व्यक्त नहीं कर सकते हम। समझ रहे हो बात। यानी इन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, संख्या में यानी मात्रा में व्यक्त नहीं कर सकते। तो ये कौन से आंकड़े होते हैं, गुणात्मक। और आप ध्यान रखना अर्थशास्त्र में इन दोनों की बात करोगे, यानी मात्रात्मक और गुणात्मक, दोनों आंकड़ों को आपको व्यक्त करना पड़ेगा, या दोनों आंकड़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों आंकड़े अर्थशास्त्र के बेस हैं। ये मैं सोचो कि अर्थशास्त्र में सिर्फ हम मात्रात्मक आंकड़े पढ़ेंगे, हम गुणात्मक आंकड़ों को भी करेंगे, दोनों आंकड़ों को पढ़ेंगे हम। मात्रात्मक आंकड़ों को भी हम टेबल में डालेंगे, उसका डायग्राम बनाएंगे, जो भी बनता है। गुणात्मक आंकड़ों का भी हम डायग्राम बनाएंगे। बस आपको अर्थ इतने लिखना है। अगर आपको प्रश्न आ जाए मात्रात्मक गुणात्मक आंकड़ों का अंतर बताओ या अर्थ बताओ, जो भी पूछे, तो आप कहोगे उनको मात्रा में व्यक्त किया जा सकता है, संख्या में व्यक्त किया जा सकता है, उनको कुछ ना कुछ संख्या दी जा सकती है। गुणात्मक आंकड़े वालों को संख्या नहीं दी जा सकती, यानी उनको मात्रा में व्यक्त नहीं किया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ ये बताया जा सकता है या तो है या नहीं है। राष्ट्रीयता की भावना मेरे में या तो है या नहीं है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है या नहीं है, मैं ईमानदार हूँ या नहीं हूँ। ये नहीं कह सकते भी मैं 10% ईमानदार हूँ, या 20% हूँ, या 70% हूँ, या 100% हूँ, या मेरे में 10 ईमानदारी है, मेरे में 20 ईमानदारी है, मेरे में 40 ईमानदारी है। यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, मात्रात्मक मात्रा में या संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ गुण बताए जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आती है इसकी समस्या, एक सीमाएं वर्गीकरण की। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें देखो, यहाँ पर तो हम वर्गों में डाल दिया इसको। ठीक है, आपने जो उदाहरण दिया था गणित में मार्क्स का, जो बच्चों को आए थे, उसको हमने वर्गों में डाल दिया। 0 से 3 इतने बच्चों के आए हैं, 3 से 6 इतने बच्चों के आए हैं, 6 से 9 है उतने बच्चों के आए हैं, उनको तो हमने डाल दिया। लेकिन जब आए गुणात्मक की बात, इनको संख्या में तो व्यक्त कर नहीं सकते, और संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते, तब उनमें थोड़ा सा हार्डपन आता है, थोड़ी मुश्किल पैदा होती है भी इनको हम कैसे वर्गों में डालेंगे। तो इनको वर्गों में डालने के लिए आगे हम क्या करेंगे, डायग्राम बढ़ाएंगे। कई बार क्या होता है, वर्गीकरण करते वक्त हम जो मनुष्य होता है वो लापरवाही कर सकता है, या ईमानदारी से आंकड़ों का वर्गीकरण नहीं करता। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो आंकड़े होते हैं, उनका वर्ग होता है, वो गलत बन सकता है, या उनको वर्गों में डालने के लिए पूरी जानकारी नहीं होती, उनको मतलब किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं होता, या उनको ट्रेनिंग नहीं दी होती। तो ऐसी स्थिति में गलत वर्ग बनाए जा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी सीमाएँ हैं जिसके द्वारा क्या होता है, वर्गों में डालना मुश्किल होता है। लेकिन ये सबसे बढ़िया चीज़ है। और आप जो भी अर्थशास्त्र पढ़ते हो, जितने भी हम आंकड़े पढ़ेंगे, जो भी जनसंख्या से संबंधित हमारे गुणात्मक पढ़ोगे चाहे मात्रात्मक पढ़ोगे,
टोटल आंकड़े आप वर्गों में पढ़ोगे, क्योंकि आपके बुक्स के अंदर जो आंकड़े दिए हैं ना वो अपरिष्कृत आंकड़े नहीं है, ध्यान रखना परिष्कृत आंकड़े हैं। तो बुक में स्पष्ट रूप से लिखा है भी 2001 की जनसंख्या है वो 102.87% थी, सॉरी करोड़ थी। बुक में स्पष्ट लिखा है 2011 में है वो 121.06 करोड़ है। यानी ये आपको टोटल बढ़िया तरीके से परिष्कृत आंकड़े आपको प्राप्त होते हैं। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आपके जो आंकड़ों के वर्गीकरण के बारे में हमने पढ़ा है, थोड़ा बहुत इसका अर्थ पढ़ा है, महत्व पढ़ा है, उसका हमने कुछ सीमाएँ आपको साथ में बता दी है। उसके बाद परिष्कृत अपरिष्कृत आंकड़ों में पढ़ा है। उसके बाद हमने मात्रात्मक गुणात्मक आंकड़ों को भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। इनको हम और विस्तृत करेंगे अभी तक, उसकी हम कोई डायग्राम वगैरह भी जो भी बनता है, जितने भी एग्जाम्पल है वो टोटल एग्जाम्पल हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।